हेलो हेलो हेलो। व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप। कसक गाइस सब लोग, मुझे जरा बता सकते हो क्या कि इज माय ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? एकदम क्रिस्प आवाज आ रहा है कि नहीं? और हम मुझे जरा इस पे चैट्स पे बताओ कौन कौन आया है, किधर किधर से आया है। अपना फर्स्ट डे है आज सुपर रिवीजन सीरीज का, और हम लोग मस्त तरीके से मस्के जैसा कंप्लीट करेंगे डीटी एंड आईडीटी। सुपर। और ए फटाफट यार, 350 लोग देख रहे हैं और 105 लाइक्स, ऐसा मत करो यार प्लीज। फटाफट लाइक करो और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग एक रिदम के साथ जाएंगे आगे, एंड वी विल नॉट डू इधर उधर की बातें, और स्ट्रेट टू द पॉइंट और स्ट्रेट टू द कंटेंट हम लोग बात करेंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे बाद में, बंद करेंगे। ठीक है ना? ओके, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। शाबाश। ओके, नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, लेट्स बिगिन विथ टुडे सेशन। कूल, चलो। Yes, guys, let's begin with the first lecture of our super revision series. As you know that super revision series ये एक सीरीज है जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट से चालू किया था, जिसमें हम लोग बहुत कम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डू। मैंने पूरा स्केड्यूल जो है, मतलब जो पूरा प्लानर होता है, प्लानर मेरे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, तो प्लीज एक बार मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़े रहना। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं, विल नॉट वेस्ट एनी सिंगल टाइम। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या? देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है पीजीबीपी, उसके बाद आता है कैपिटल गेन, एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम विच वी आर गोइंग टू डू, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन नंबर 22 is the charging section for income from house property. Sir, चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा है? देयर आर 3 पॉइंट्स व्हिच आर गिवन अंडर द चार्जिंग सेक्शन। सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन के अंदर लिखा है देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी। अरे भाई, अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर तुम लोगों को टैक्स करना है, देयर हैज टू बी अ हाउस प्रॉपर्टी। दैट हाउस प्रॉपर्टी का यू शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड पॉइंट इज असेसी शुड नॉट यूज दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस पर्पस। अगर ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हुए, सब लोग वापस बोलेंगे क्या तीन कंडीशंस थे? सबसे पहला, देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी। Point number two, assessee should be the owner of the house property, and assessee should not be using that house property for business purpose. Sir, house property किधर defined है? House property is not defined anywhere, but case laws के हिसाब से, judicial precedents के हिसाब से house property मतलब क्या? House property मतलब any land which is surrounded by wall is also a house property. Any land which is appurtenant to a building, मतलब एक building है, उसके आजू बाजू क्या है? उसके आजू बाजू क्या है का जो लैंड है ना, वो लैंड को क्या बोला जाता है? लैंड अपॉर्टनेंट टू अ बिल्डिंग, दैट इज ऑल्सो अ हाउस प्रॉपर्टी। सर, इसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों आता है क्या? यस। हाउस प्रॉपर्टी जब मैं बोलता हूं, अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है हो या कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी हो, अगर कुछ भी रेंट पे दिया होगा और जो भी मुझे पैसा मिला होगा, दैट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर, ऐसा हुआ तो एक बिल्डिंग है बट दैट इज डिमोलिश्ड और इनकम्प्लीट बिल्डिंग, जब तक वो बिल्डिंग डिमोलिश्ड है या इनकम्प्लीट है, तब तक उसको हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ये चीज प्लीज दिमाग में रखना। राइट? तो सर, अगर मेरा इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी मैंने अगर लेट आउट किया, तो जो भी मुझे पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में राजा टैक्स हो जाएगा। उसके बाद रेंटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सच डिमोलिश्ड बिल्डिंग इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर, मेरे पास एक वेकेंट लैंड है, अगर वो वेकेंट लैंड अगर मैंने लेट आउट कर दिया, देन इन दैट केस दैट इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट? तो वो किधर टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दोस्त टैक्स होने वाला है। राइट? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लैंड अपॉर्टनेंट, मतलब क्या क्या आता है? इंक्लूड में कार पार्किंग, बैकयार्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अरे भाई, मैं ओनर होना चाहिए। सर, ओनर मतलब क्या? ओनर मतलब आई कैन बी अ रजिस्टर्ड ओनर, आई कैन बी अ बेनिफिशियल ओनर, और आई कैन बी अ डीम्ड ओनर। सर, डीम्ड ओनर किधर डिफाइंड है? डीम्ड ओनर इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 27, जो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। राइट? ओके, अभी देखो, अभी जस्ट इमेजिन करो दैट मैंने तुम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया, ठीक है, एंड यू पेड रेंट टू मी। सो वॉट एवर रेंट यू विल पे मी, दैट विल बी टैक्स्ड इन माई हैंड्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट?
बट अगर तुम लोग ने मैंने जो तुम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी दिया था, यू सबलेट दैट हाउस प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स, किसी और को दिया, और तुम लोगों को वो रेंटल इनकम मिला वो हाउस प्रॉपर्टी से, देन इन दैट केस तुम्हारे हाथ में वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्स होगा, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। याद रखना। उसके बाद ये इधर तक मेरे हिसाब से ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। असेसी शुड नॉट बी यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, दैट इज फाइन। अभी सर मुझे बताओ कि फॉरेन प्रॉपर्टी अगर मेरा होगा, इफ आई हैव अ फॉरेन प्रॉपर्टी, तो उसके केस में क्या होता है? देखो, अगर मेरा प्रॉपर्टी यूके में है, बराबर, एंड आई लेट आउट दैट यूके प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स, ठीक है, तो मुझे पैसा भी समझो कि पाउंड्स में ही मिला, ठीक है। तो अगर मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट रहूंगा, तो कैन आई से मेरे लिए वो इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, इट ऑलवेज टैक्सेबल, बराबर। एकदम परफेक्ट है, एकदम दिमाग एकदम क्लियर रखना। भाई फॉरेन प्रॉपर्टी है, फॉरेन प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रहा है, मतलब इट इज अक्रूड इन इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, सॉरी, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, यस। अभी रिसीव्ड भी अगर आउटसाइड इंडिया हो गया तो फॉरेन इनकम बन गया, अगर रिसीव्ड इन इंडिया हो गया तो वो इंडियन इनकम बन गया, बराबर। तो वो इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं कौन हूं, आरओआर हूं, तो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हाट, टैक्सेबल। बट अगर मैं आरएनओआर एंड एनआर रहूंगा, देन इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल ओनली इफ इट इज एन इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम कभी बनेगा? वेन एवर इट विल बी रिसीव्ड इन इंडिया। सो इसके वजह से आरएनओआर एंड एनआर के केस में ओनली इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, देन ओनली दैट फॉरेन प्रॉपर्टी का इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। सुपर। सर कॉम्पोजिट लेटिंग के केस में क्या होता है? कॉम्पोजिट लेटिंग के केस में देखो, व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी इज गिवन अलोंग विद द अमेनिटीज, लाइक फॉर एग्जांपल फर्नीचर के साथ दिया, देन इन दैट केस, तो अभी वॉट एवर अमाउंट आई विल रिकवर फ्रॉम द टेनेंट, that will not be covering only the value of the property, but it will cover the furniture का value as well। तो इसको बोला जाता है composite letting। और वो composite letting का टैक्सेबिलिटी कैसे होता है? इफ टू लेटिंग्स आर सेपरेबल, देन इन दैट केस जितना भी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होगा, और जो अमेनिटीज का रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम आईएफओएस के अंदर, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्स होगा। और अगर मुझे मेरा वो लेट आउट करने का ही बिजनेस है, क्या फर्नीचर लेट आउट करने का बिजनेस है, तो वो किधर जाएगा? पीजीबीबी के अंदर टैक्स हो जाएगा। एकदम बराबर। ओके। व्हेन टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, व्हेन टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, देन इन दैट केस हमेशा और हमेशा वो आईएफओएस के अंदर टैक्स होगा, और अगर वो मेरा बिजनेस होगा तो पीजीबीबी के अंदर टैक्स होगा। आई होप दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर टिल हियर। हम लोग ने अभी तक तीन चीजें देखी, थ्री कंडीशंस we saw, फॉरेन प्रॉपर्टी का पॉइंट we saw, एंड कॉम्पोजिट लेटिंग भी saw। सर व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर कंप्यूटिंग द आंसर्स? देखो, सबसे पहले आता है जीएवी। जीएवी कैसे होता है? जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। एकदम बराबर। माइनस किया जाता है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। उसके बाद आता है नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद हम लोग दो डिडक्शंस माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24, दैट इज 30% ऑफ एनएवी, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 24A। एंड 24B का जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो भी क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, एंड आई विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक नंबर सर, इधर तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी वी विल सी सर्टेन सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर 1, टू आइडेंटिफाई जीएवी। सब लोग प्लीज फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1, प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट किया गया है, देन इन दैट केस कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, एक्सपेक्टेड रेंट जो भी है या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, विच एवर इज हायर। करेक्ट। ओके, मैंने एक चीज नहीं एक्सप्लेन किया सर, एक्सपेक्टेड रेंट एग्जैक्टली क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट मतलब MFS, M और F विच एवर इज हायर, इसका मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, दैट वैल्यू and standard rent whichever is lower, right? So this value and standard rent whichever is lower, and this becomes your what? Expected rent। सिचुएशन 1 में क्या देखा हम लोग ने? प्रॉपर्टी विज लेट आउट थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, तो जीएवी एकदम सिंपल है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, एक्चुअल रेंट निकालो, विच एवर इज हाई। एकदम बराबर। ओके, सिचुएशन 2 पे आते हैं, विच इज अ बिट इंपॉर्टेंट, सब लोग पूरा फोकस इधर रखना। वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, वापिस बोल रहा हूं, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अगर मैंने प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, ठीक है, और वो 9 मंथ्स के लिए किया है, सो टोटल मुझे कितना पैसा मिला? 90,000 रुपीज मिला, बराबर। एंड इट इज वेकेंट फॉर 3 मंथ्स। एक मिनट, लेट आउट फॉर 9 मंथ्स एंड इट इज वेकेंट फॉर 3 मंथ्स। वेकेंट मतलब
वेकेंट मतलब क्या? वेकेंट मतलब अंदर भूत बंगला बन गया वो 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए अंदर क्या बन गया? वो भूत बंगला बन गया। नाउ इसका क्या रेलेवेंस था सर? मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सिचुएशन 2 में क्या है? लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट इज वेकेंट फॉर द अदर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, 3 महीने के लिए वो वेकेंट है। इन दिस केस हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे? देखो, मेरा एक्चुअल रेंट कितना बन गया? मेरा एक्चुअल रेंट बन गया 90,000। सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है समझो 1,10,000। एकदम बराबर। ओके, नाउ यू विल से कि सर एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो हम विच एवर इज हायर हम लोग ने देखा है, पर नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है। जब भी where the let out property is vacant for part of the year, my actual rent is going to be lesser, क्योंकि वो 3 महीने का रेंट मुझे नहीं मिला है। बराबर है। चलो देखते हैं कि कुछ उन्होंने मैनिपुलेशन किया है क्या। अगर मुझे वो 3 महीने का रेंट मिलता, इफ आई रिसीव दैट दोस 3 मंथ्स का रेंट, माई एक्चुअल रेंट विल बिकम 1,20,000। बराबर है, एंड विच इज एक्सीडिंग 1,10,000 रुपीज। याद रखना, जब ये एक्सपेक्टेड रेंट दिया जाता है दैट इज फॉर द एंटायर ईयर, और एक्चुअल रेंट जो है वो 90,000 है। आई अग्री कि इट इज लेसर देन 1,10,000 रुपीज, बट इट इज वाई इज इट लेसर देन 1,10,000 रुपीज? बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट इज ड्यू टू वेकेंसी। बिकॉज अगर वेकेंसी इसमें नहीं होता, 3 महीने का वेकेंसी नहीं होता, माई एक्चुअल रेंट वुड हैव बिकम 1,20,000। And that's why my point to the government is, why will I pay 1,10,000 rupees where I'm not manipulating anything? You can see that because my actual rent, I admit it is lower than expected rent, but it is due to vacancy. If it is due to vacancy, then I will not pay any single rupee on expected rent. And that's why my GAV will become my actual rent, that is 90,000. पर मंथ में कुछ भी जोल झपाटा कर रहा हूं क्या? मैं नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अगर मैं ऐड करता 3 महीने का तो 1,20,000 बन जाता, तो विच इज मतलब पर मंथ का जो मैं चार्ज कर रहा हूं दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अभी मेरा समझो एक्चुअल रेंट कितना है, सेम एग्जांपल ना, 90,000, और मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट है दैट एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,50,000। अभी कैन आई से माय एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वेकेंसी? अरे छपरी, अगर वेकेंसी नहीं भी होता ना, तो भी तुम्हारा 1,20,000 बन जाता, और तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,50,000। इसका मतलब यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, एंड दैट्स व्हाई जीएवी इज इक्वल टू, मतलब एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट, नॉट ड्यू टू वेकेंसी, और इसकी वजह से 90,000 और 1,50,000, विच एवर इज हायर, दैट इज 1,00,000। एकदम बराबर, परफेक्ट है। आगे बढ़ता हूं विद द नेक्स्ट पार्ट। दो सिचुएशंस कौन से देखे? लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर, second situation, let out for part of the year and vacant for the other part of the year. Perfect. सर अगर वो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा या फिर अनऑक्यूपाइड होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है, दोस्तों एक चीज याद रखना, एनएवी हमेशा उनका क्या दिया जाता है? 0 दिया जाता है। करेक्ट है। एंड दिस एनएवी इज इक्वल टू 0 इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पे ये बेनिफिट क्या है? दिया जाएगा। अभी मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं जिसपे क्वेश्चंस बन सकता है, विच इज दिस point of situation 3, that is self-occupied and unoccupied, where NAV is equal to 0. This benefit is applicable only and only to individuals and HUF. इधर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। अगर कंपनी का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा तो इट इज NAV is not equal to 0। प्लीज ये चीज याद रखना, ओनली एंड ओनली टू इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए NAV is equal to 0। ओके, ये हम लोग ने देखा। सर फोर्थ सिचुएशन कौन सा है? फोर्थ सिचुएशन इज प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट इज ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। सर ये देखा ना सिचुएशन 2 में? अरे नहीं बाबा, सिचुएशन 2 में क्या देखा हम लोग ने? प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट इज वेकेंट फॉर अदर पार्ट ऑफ द ईयर। हियर प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैं खुद रह रहा हूं उस पे, मैं इसलिए उधर बोल रहा था भूत बंगला, नोबडी स्टेज देयर। सिचुएशन 4 में आई एम स्टेइंग देयर, देन इन दैट केस ये सिचुएशन जब भी आता है, प्लीज याद रखना, जब भी एक्चुअल रेंट, expected rent will be for 12 months, actual rent will be for 9 months, तो ये जो whichever is higher आएगा, सीधा का सीधा हम लोग क्या करेंगे? सीधा का सीधा हम लोग whichever is higher करेंगे, and that is going to be your final answer। एकदम बराबर है। कभी भी याद रखना, जब भी एक्सपेक्टेड रेंट लोगे, एक्सपेक्टेड रेंट के केस में यू ऑलवेज टेक 12 मंथ्स का एक्सपेक्टेड रेंट टू कंपेयर।
कभी भी 12 मंथ का एक्सपेक्टेड रेंट तुम लोग लोगे कंपेयर करने के लिए इन सिचुएशन नंबर 4। प्लीज टेल मी इन द चैट वेदर यू आर फॉलोइंग मी और नो टिल नाउ। अभी तक हम लोग ने 4 सिचुएशंस किए हैं। सबसे पहला सिचुएशन देखा 12 का 12 महीने के लिए लेट आउट किया। सेकंड सिचुएशन देखा इट इज लेट आउट फॉर 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के लिए इट इज वेकेंट। थर्ड सिचुएशन देखा इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। फोर्थ सिचुएशन देखा इट इज लेट आउट फॉर 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के लिए इट इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड। बराबर। एक चीज तुम लोगों को मैं बोलता हूं, कभी कभी सिचुएशन 4 के अंदर वो लोग ऐसा देते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट विल बी गिवन ओनली फॉर सेम फॉर एग्जांपल 9 मंथ्स, मतलब एक्चुअल रेंट भी 9 मंथ्स का दिया, एक्सपेक्टेड रेंट भी 9 मंथ्स का दिया। ऑलवेज रिमेंबर टू मेक इट फॉर 12 मंथ्स एंड देन कंपेयर इट विथ 9 मंथ्स का एक्चुअल रेंट। प्लीज याद रखना, बिकॉज ये ज्यादा क्वेश्चंस में कवर्ड नहीं है, इसके वजह से आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दिस पॉइंट कि तुम लोगों को अगर क्वेश्चन में पूछा तो नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच वी सॉ। फिफ्थ पॉइंट इज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। हम लोग ने अभी सिचुएशन 3 में वही देखा कि अगर मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज है, 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई एनी टू विच आर बेनिफिशियल टू यू। वो 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे और तीसरा प्रॉपर्टी वो क्या किया जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी किया जाएगा। और डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में ऑफ कोर्स जीएवी क्या आएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट है मतलब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। तो कैन आई से इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो एक्चुअल रेंट इज जीरो बट एक्सपेक्टेड रेंट जो भी होगा, जो भी इधर होगा, so whichever is higher मैम, answer is always going to be expected rent and that's why उन्होंने फॉर्मूला बना दिया expected rent is equal to expect sorry GAV is equal to expected rent। this is your situation number 5। सिचुएशन नंबर 6 पे आता है। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम लेके ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, प्लीज सब लोग अभी इधर ध्यान देना। सिचुएशन नंबर 6 में बोला जाता है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में। ये क्वेश्चंस किधर आएंगे, एमसीक्यूज में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इधर पूरा फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो मैं एक बिल्डर हूं, ठीक है, और बिल्डर के पास ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है अपना मस्ता, ठीक है, ये बिल्डिंग है मस्ता। अभी देखो ये जो पूरा बिल्डिंग है 1 to 8 फ्लोर्स का मेरे पास बिल्डिंग, मतलब 8 फ्लैट्स है मेरे पास, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, एक बार तुझे सीसी मिल गया, एक बार तुझे सीसी मिल गया, सीसी मिलने के बाद विद इन 2 इयर्स, एक मिनट वापस बोल रहा हूं, सीसी मिलने के बाद विद इन 2 इयर्स दैट बिल्डर विल हैव टू ईदर सेल दोस फ्लैट्स विच आर स्टॉक इन ट्रेड और बिल्डर विल हैव टू गिव दीज फ्लैट्स ऑन रेंट। मतलब बिल्डर खुद के पास वो फ्लैट्स पे बैठ नहीं सकता, फिर बिल्डर्स को मार्केट में उतारने पड़ेंगे फ्लैट्स बेचने के लिए या फिर लेट आउट करने पड़ेंगे, ऐसे उसके पास सड़ नहीं सकते वो फ्लैट्स। और इसके वजह से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर तुझे सीसी तो मिल गया, विद इन 2 इयर्स तूने वो क्या करने चाहिए, लेट आउट करने चाहिए या फिर तूने सेल करने चाहिए। और 2 साल का टाइम देता हूं, 2 साल के अंदर अंदर अगर वो बिल्डर ने लेट आउट भी नहीं किए या सेल भी नहीं किए, देन इन दैट केस 2 साल के बाद जो भी प्रॉपर्टी अनसोल्ड है या जो भी प्रॉपर्टी लेट आउट भी नहीं हुआ है, वो सब प्रॉपर्टीज क्या माने जाएंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट माने जाएंगे। सो इन दिस एग्जाम्पल देर आर 8 फ्लैट्स, 8 फ्लैट्स के अंदर बात बात को समझो। फर्स्ट फ्लैट विद इन 2 इयर्स इट इज सोल्ड, लेट आउट, सोल्ड, सोल्ड, लेट आउट, लेट आउट। 6 फ्लैट्स का इंतजाम हो गया, लेट आउट भी हो गया, कुछ सेल भी हो गए। तो 7 and 8 फ्लैट जो है ना, वो लेट आउट भी नहीं हो पाया और वो सेल भी नहीं हो पाया विद इन 2 इयर्स। देन इन दैट केस जो उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या माने जाएंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज माने जाएंगे। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन सर, वो 2 साल कब से स्टार्ट होंगे, प्लीज इधर सब लोग देखना। मेरा सीसी फॉर एग्जाम्पल रिसीव हुआ है, सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी जो रिसीव हुआ है दैट इज ऑन 7/7/2024 को मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ, ठीक है। तो उधर से 2 साल ना 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 ना, जो फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा सीसी रिसीव हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर पहले कंप्लीट करो। कौन से फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, 24-25, यू कंप्लीट दैट फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट। तो मुझे समझ में आ गया इट इज 31/3/2025, बराबर है। उधर से 2 साल, उधर से 2 साल, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, सो माय 2 इयर्स आर गेटिंग कंप्लीटेड ऑन 31/3/2027। इधर तक मुझे इंतजाम करना है, सेल करना है या फिर लेट आउट करना है। और अगर इधर तक नहीं हुआ ना दोस्त, तो इसके बाद जो प्रॉपर्टीज तुम्हारे अनसोल्ड है या तूने लेट आउट भी नहीं किए, वो क्या माने जाएंगे, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज माने जाएंगे। समझा कि नहीं रे बाबा।
इधर तक एकदम चकाचक क्लियर है कि नहीं? मस्त एकदम। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिचुएशन नंबर 7। सिचुएशन नंबर 7 में बोला है प्रॉपर्टी वेयर पोर्शन, वर नहीं हो, वेयर होना चाहिए, पॉकेट बुक में थोड़ा चेंज करना। प्रॉपर्टी वेयर पोर्शन इज लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका मतलब क्या? मतलब एक घर है और वो घर में आधा जो है ना 50% एंड 50%, 50% is let out property, 50% is self occupied property. Always remember one thing, see, always remember one thing, इसका कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है। तुम लोगों को हमेशा दो कंप्यूटेशंस करने हैं। कंप्यूटेशन 1 विल बी फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी एंड कंप्यूटेशन 2 विल बी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कहना है से एनएवी इज इक्वल टू जीरो। यस, एनएवी जीरो। तो माइनस सिर्फ क्या करना पड़ेगा इसमें? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ओके, उन्होंने इंटरेस्ट दिया है कि घर रेंट अपना लोन पे लिया था और इंटरेस्ट आता है समझ 50,000 रुपीज। सर सिंपल है, माइनस में 50,000 कर दूंगा 24B का। नहीं बाबा नहीं, ये जो घर का इंटरेस्ट है ना, दैट इज 50,000। बट कैन आई से वी आर कंप्यूटिंग ओनली फॉर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। यस, इसके वजह से आई विल नॉट रिड्यूस 50,000, आई विल रिड्यूस द proportionate amount from the NAV, that is 25,000। अंडरस्टैंडिंग? तो कभी भी मतलब बी इट म्यूनिसिपल वैल्यू, बी इट फेयर रेंट, बी इट स्टैंडर्ड रेंट, बी इट म्यूनिसिपल टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये सब कुछ एलओपी हो या एसओपी हो, तुम लोग 50-50% लेके ही करोगे। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं, मेन इस पे क्या तुम लोग गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, बाद में आप लोगों को रिग्रेट होगा, माँ कसम ये तो हम लोगों को किया ही नहीं, हम लोगों को याद ही नहीं आया। ऑलवेज रिमेंबर, मेक टू सेपरेट कंप्यूटेशंस एंड हमेशा वो प्रपोर्शन में सब चीजें लेना। बाकी तो नॉर्मल कंप्यूटेशन ही हम लोगों को करना है इसमें। सर 7 सिचुएशंस क्या होते हैं? 7 सिचुएशंस हम लोग ने क्या किए, सब लोग प्लीज इधर देखना, हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इट इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स। दूसरा 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 क्या था? इट इज लेट आउट फॉर 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के लिए इट इज वेकेंट। तीसरा, इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। चौथा, 9 मंथ्स के लिए इट इज लेट आउट एंड 3 मंथ्स के लिए इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। याद रखना दोनों का फर्क, ठीक है। फिफ्थ के केस में क्या था? फिफ्थ के केस में डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का बात किया। सिक्स केस में क्या था? सिक्स केस में हम लोग ने सेल्फ ऑक्यूपेंट, क्या वो स्टॉक इन ट्रेड के बारे में बात किया। एंड सेवन सिचुएशन क्या है? सेवन सिचुएशन हम लोग ने देखा प्रपोर्शन जो है वो प्रपोर्शनेट हम लोगों को देखना है, एलओपी एंड एसओपी। बराबर, एकदम परफेक्ट है। चलो, ये अपने 7 पॉइंट्स इधर कंप्लीट हुए, 7 सिचुएशंस कंप्लीट हुए, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने जीएवी के पॉइंट्स कवर किए। अभी तक क्या क्या देखा? फॉरेन प्रॉपर्टी क्या होता है देखा, कॉम्पोजिट लेटिंग क्या होता है देखा, एंड फॉर्मेट देखा एक बार क्या होता है, और उसके बाद 7 सिचुएशंस हम लोग ने रिवाइज किए ऑफ कैलकुलेटिंग जीएवी। सर म्यूनिसिपल टैक्सेस के केस में क्या होता है? म्यूनिसिपल टैक्सेस जो होता है वो कभी कभी परसेंटेज दिया जाता है। कभी भी याद रखना, परसेंटेज ऑफ मतलब जो भी परसेंट दिया होगा, इट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल ऑन द म्यूनिसिपल वैल्यू। ओके, तो भले वो म्यूनिसिपल टैक्स तेरे जीएवी से माइनस होगा, म्यूनिसिपल टैक्स किधर से माइनस होता है? जीएवी लिखते हैं, उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, वो म्यूनिसिपल टैक्स जीएवी पे मत कंप्यूट करना, यू अप्लाई दैट म्यूनिसिपल टैक्स ऑन द म्यूनिसिपल वैल्यू। परफेक्ट है सर। ओके सर, म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन कभी मिलता है? म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा पेमेंट कर डिडक्शन ले, पेमेंट कर डिडक्शन ले, पेमेंट मत कर डिडक्शन मत ले। सिंपल फंडा है। ऑन पेमेंट बेसिस म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिल जाएगा। सर और एक कंडीशन कौन सा है? कंडीशन ये है कि असेसी ने पे करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा कंडीशन, वो असेसी ने पे करना चाहिए। पहले तो पे करना चाहिए, दूसरा वो मैंने पे करना चाहिए, तो ही मुझे क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अगर मेरा जेब फट, तो जेब मेरा फटा ना, तो मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं? यस, असेसी को डिडक्शन मिलेगा अगर उस असेसी ने पे किया है तो। परफेक्ट है। ओके सर, अगर ऐसा हुआ तो मेरा कंप्यूटेशन हो रहा है और मेरे टेनेंट ने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, तो मेरा थोड़ी जेब फटा, तो डू यू थिंक आई डिजर्व अ डिडक्शन? नो, सो आई विल नॉट गेट अ डिडक्शन। अंडरस्टैंडिंग? और एक चीज प्लीज सब लोग इधर देखना, सब लोग इधर प्लीज 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 इधर देखना, इंपॉर्टेंट है। म्यूनिसिपल टैक्सेस मैंने ये साल में मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ये साल में मुझे पांचों के पांचों सालों का डिडक्शन मिलेगा क्या? यस, लास्ट 5 ईयर्स का अगर मैंने एक साथ पे किया होगा, इन दिस ईयर आई विल गेट द डिडक्शन फॉर ऑल द 5 ईयर्स विच आई पेड इन द करंट ईयर। बट अगर मैंने ये साल में आगे के 5 साल, फ्यूचर के 5 साल का एडवांस में पेमेंट किया, तो गवर्नमेंट बोल रहा है एडवांस के पेमेंट का हम लोग ये साल में पूरा का पूरा डिडक्शन नहीं देंगे।
तो ये साल का है तो ये साल का मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का है तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर वो साल में मिलेगा, पर एडवांस का तुझे एक्चुअल बेसिस पे नहीं मिलता है। बट तूने अगर पास्ट ईयर का अगर मैंने आज पे किया हो तो मुझे आज उसका डिडक्शन मिल जाएगा। एंड लॉजिक इज वेरी सिंपल, बिकॉज आज डिडक्शन ले रहा हूं बिकॉज पहले के सालों में मैंने डिडक्शन नहीं लिया होगा बिकॉज इट वॉज अनपेड इन द प्रीवियस ईयर्स। अंडरस्टैंडिंग एकदम चकाचक, डन, एकदम सही है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज डिडक्शंस। डिडक्शंस कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं? डिडक्शंस आते हैं सेक्शन नंबर 24 के अंदर। देयर आर टू डिडक्शंस, 24A एंड 24B। ओके सर, अभी 24A के अंदर क्या क्या आता है देखो। 24A के अंदर मां कसम सब कुछ आता है, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, अदर चार्जेस जो भी हो ना वो सब कुछ आ जाता है। सो 30% छोड़ के, 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़ के प्लीज बाकी कुछ भी डिडक्शन मत लेना, बराबर है। और दूसरा जो 24B का डिडक्शन है दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो होता है वो क्या होता है और कैसे मिलता है वो पहले एक बार इधर देखते हैं। देखो, मेरा प्रॉपर्टी एक लेट आउट प्रॉपर्टी है, मैं वापस बोलता हूं, मेरा प्रॉपर्टी एक लेट आउट प्रॉपर्टी है। और वो लेट आउट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है ना, परचेज करने के लिए मैंने लोन लिया, बराबर। तो लोन का मैं जो भी इंटरेस्ट पे करूंगा ना, वो सब के सब इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाएगा। प्लीज याद रखना, इफ इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में मुझे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज लेट आउट प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट को मैं बहुत सारा फायदा दे रहा हूं टैक्स का। तो इफ इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, तो जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा उस पर देयर इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन। करेक्ट, एकदम परफेक्ट। मेरा अगर 7 करोड़ क्या अगर का भी इंटरेस्ट होगा ना तो भी मुझे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस तुम्हारा एनएवी तो जीरो होता है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखो, एनएवी तुम्हारा जीरो है, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ना हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा एक्चुअल बेसिस पे इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं देंगे। तो इस पे देखा जाएगा कि भाई तुम लोग ने अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, और वो लोन कभी लिया है, इफ द लोन इज टेकन प्रायर टू 1/4/1999, वो परचेज के लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो, रिपेयर के लिए हो, रिन्यूअल के लिए हो, रिकंस्ट्रक्शन के लिए हो, ये सबके लिए होगा, तो 30,000 सब मिलके मुझे इंटरेस्ट का एक कैप बैठता है 30,000 रुपीज का, बराबर, एकदम मस्त। बट अगर मैंने एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अब भी परचेज किया, ठीक है, अभी परचेज किया, और उसके लिए लोन भी अभी लिया, सो कैन आई से आई हैव टेकन द लोन ऑन और आफ्टर 1/4/1999 फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बराबर है। देन इन दैट केस उन्होंने बोला बाबा तू मुझे एक बात बता कि तूने जो लोन लिया है वो किसके लिए लिया है? वो लोन तूने परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होगा, तो वी विल गिव यू द लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज, वी विल गिव यू द लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज ओनली व्हेन द कंस्ट्रक्शन, ओके, ये 2 लाख रुपीज का लिमिट तुम लोगों को मिल जाएगा। पर इसके पीछे कंडीशन है, 2 लाख का एक्सटेंडेड बेनिफिट क्यों मिल रहा है मुझे? ये तो 30,000 है ना। हाँ, 30,000 इज द ओरिजिनल, बट वो 2 लाख का मिलेगा अगर तुम लोग ने जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट किया विद इन 5 ईयर्स। ठीक है सर, ओके। अगर मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ऑन और आफ्टर 1/4/1999 अगर मैंने लोन लिया होगा, देन इन दैट केस वो रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर लिया होगा, तो इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी व्हाट? 30,000 रुपीज। एकदम बराबर, एकदम परफेक्ट है। ओके, नाउ आई होप दैट यू आर क्लियर कि लेट आउट प्रॉपर्टी नो रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लोन कभी लिया वो देखो, प्रायर टू 1/4/99 होगा तो किसी के लिए भी लिया होगा इट इज 30,000, ऑन और आफ्टर 1/4/99 लिया होगा तो इन दैट केस परचेस और कंस्ट्रक्शन का 2 लाख रुपीज का लिमिट एंड रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन का 30,000 का लिमिट। ओके सर, मैंने अगर काफी सारे लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लिए होंगे, सबका मिला के पर असेसी द लिमिट इज गोइंग टू बी 2 लाख रुपीज। अंडरस्टैंडिंग, सबका मिला के पर असेसी का लिमिट कैनॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज। ओके सर, अभी बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के केस में याद रखना कभी भी दो टाइप्स के इंटरेस्ट हो सकते हैं, वन इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड सेकंड वन इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। जो भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है, समझो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आता है 5 लाख, ठीक है। देन इन दैट केस एक चीज याद रखना, सबसे पहली चीज तुम लोग क्या करोगे, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को अक्यूमुलेट करोगे, जितना भी तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था वो अक्यूमुलेट करोगे, और एक बार अक्यूमुलेट करने के बाद तुम लोगों को वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसका क्या मिलने वाला है? डिडक्शन मिलने वाला है। मतलब जो साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ
वो साल पहला साल, ऐसे 5 साल में तुम लोगों को क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा। बट इफ इट इज अ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, देन इन दैट केस वो जो भी तुम्हारा एक्चुअल होगा, मतलब जो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट का तुम्हारा डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, प्लीज एक बार एक चीज याद रखना, हाउ टू आइडेंटिफाई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। सब लोग इधर देखो कि प्री एंड पोस्ट कैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, मेरे बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला ऑन 7/7/2024। ठीक है, तो 7/7/2024 जो है सीसी मिला, बराबर है। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे देखेंगे? 7/7 के पहले नहीं बाबा, 7/7/24 को खड़े रहो और पीछे देखो, पीछे पीछे तुम लोगों को कौन सा 31 मार्च दिख रहा है? इस पे दिख रहा है 31 मार्च 2024, बराबर। तो ये जो पीरियड होगा ना, वो क्या माना जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और ये जो पीरियड होगा ना, वो क्या माना जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट है। ओके, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो भी होगा, तो प्लीज उसको अक्यूमुलेट करना। इट कम्स टू 5 लाख। समझो एवरी ईयर 5 साल, मतलब अगर 3 साल का है, 3 साल का इंटरेस्ट पे किया, दैट इज 3 लाख रुपीज, राइट। तो अक्यूमुलेट कर दिया, अक्यूमुलेट करने के बाद उसको 5 सालों में तुम लोगों को डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 24, 25, 25, तो ऐसे 5 साल, राइट। सो कैन आई से फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 1 2 3 4 5 प्री पोस्ट दोनों होगा। इधर प्री प्री भी आएगा ना, और पोस्ट पोस्ट भी आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और 6th ईयर से लेके सिर्फ पोस्ट आएगा, बराबर है। उसके बाद प्री खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो आई होप तुम लोगों को समझा। तो कभी कभी ये इस पे भी वो लोग खेल सकते हैं कि वो लोग दे सकते हैं दिस इज द 6th ईयर। समझो दिस इज द 6th ईयर, और प्री कंस्ट्रक्शन का पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे। सो याद रखना है तुम लोगों को कि 5 साल कौन से साल में कंप्लीट होता है, वो तुम लोगों को देखना है। ठीक है ना? तुम लोग मुझे प्रॉमिस करो ये चीज स्पेसिफिकली देखोगे, बिकॉज इस पे वो लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, ओके। सर, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट स्टार्ट कब से होता है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड तो मुझे समझा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कभी होगा? 31 मार्च। ठीक है, ओके। सर, स्टार्ट कब से होगा? जो दिन पे लोन लिया या जो दिन पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, विच एवर इज लेटर। क्या है? विच एवर इज लेटर। लोन लिया या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, विच एवर इज लेटर। ठीक है, और एंड कभी होगा? 31 मार्च। सर, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कभी होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, एंड वो एंड कभी होगा? जो दिन तुम लोग क्या करोगे? रीपेमेंट करो, राइट। तुम लोगों को मैं और एक चीज बोलता हूं, ये जो 24B का हम लोग ने डिडक्शन देखा, 24B का जो हम लोग ने डिडक्शन देखा एसओपी के केस का, वो अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया है, मतलब 115 बीएससी अगर तुम्हारे पास है, देन इन दैट केस ये एसओपी का डिडक्शन तुम लोगों को नहीं मिलता है। एसओपी का 24B का डिडक्शन नहीं मिलता है अगर तुम लोग ने 115 बीएससी के लिए ऑप्ट किया है। बट अगर वो एलओपी होगा ना दोस्त, एलओपी के केस में मिल जाएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट। सब लोगों को समझा? ओके, ये अपना लास्ट पेज होगा हाउस प्रॉपर्टी का। दूसरा बात करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, और ये कंप्लीट होने के बाद ना फटाफट पूरा भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना? अनरियलाइज्ड रेंट, अगर मुझे कौन सा भी, अभी तुम लोग ने एक चीज देखी होगी, एक्चुअल रेंट, सॉरी, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है देखा, एंड एक्चुअल रेंट मैंने बात किया था। एक्चुअल इट इज नॉट एक्चुअल रेंट, इट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। जितना भी अनरियलाइज्ड रेंट होगा वो क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। अरे यार, वो टेनेंट छपरी निकला, उसने पैसा ही नहीं दिया मुझे। अगर उसने मुझे पैसा ही नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे? वो माइनस करेंगे। और ये माइनस करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। सो व्हाट आर द कंडीशंस? वो सबसे पहले देखो, ये कंडीशंस दी है सेक्शन रूल नंबर 4 में कंडीशंस दी है। ठीक है, तो 4 कंडीशंस कौन से हैं? सबसे पहले, अगर भाई तुझे रिड्यूस करना है ना, देन इन दैट केस वो टेनेंसी क्या होना चाहिए? बोनाफाइड होना चाहिए। रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, समझो क्या है, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, वो जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, वो लोग छपरी टेनेंट जो है ना, उसको मैंने लात मार के बाहर निकालना चाहिए। मतलब आई शुड टेक सर्टेन स्टेप्स, किक हिम आउट ऑफ द हाउस। देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, अच्छे लैंग्वेज में, द डिफॉल्टिंग टेनेंट वाज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। मैंने स्टेप्स लेने चाहिए, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। आई शुड टेक सर्टेन स्टेप्स टू मेक हिम रिमूव फ्रॉम द
make him vacate the premises. And the third one is the defaulting tenant is not not in occupation and नहीं in होना चाहिए वो not in occupation of any other property of the, ऐसा नहीं कि मैंने लात मार के दूसरा प्रॉपर्टी में उसको रहने के लिए जगह दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड मैंने उसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब कुछ होने के बाद ना गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ यार ये एक्चुअली रियल है, ऐसा बनाया हुआ सिचुएशन नहीं है, ये अनरियलाइज है, वो रियल ही ऐसा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, दिस इज योर अनरियलाइज्ड रेंट। इन एडमिसिबल डिडक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर एक इधर असेसी है और इधर उसने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है और वो लोन ने यूएसए से लिया है, इधर से लोन लिया, इधर से पैसा डाला, तो कहना से ये यूएसए के बंदे को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस, ये जो इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया वो असेसी पे कर रहा है, उस पे क्या कट होना चाहिए, टीडीएस कट होना चाहिए, ये गवर्नमेंट बोल रहा है। अगर तूने टीडीएस कट, यू शुड डिडक्ट द टीडीएस एंड यू शुड डिपॉजिट द टीडीएस विद द गवर्नमेंट। अगर तूने ये टीडीएस नहीं काटा, देन इन दैट केस ये पर्सन को ये इंटरेस्ट का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अगर ये इंटरेस्ट पे करते करते टीडीएस नहीं काटा, तो ये एसएससी को इंटरेस्ट का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, और ये लिखा है इन एडमिसिबल डिडक्शंस के अंदर। लास्ट दो पॉइंट्स बाकी है, दैट इज अरियर्स ऑफ रेंट और एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। सर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड मुझे समझ में आ गया, ये कौन सा सेक्शन है, 25A। सर अनरियलाइज्ड रेंट मुझे समझ में आ गया, वो क्या होता है, पहले मुझे रेंट रियलाइज नहीं हुआ था, अभी मुझे रेंट रियलाइज हो गया, तो वो क्या होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए। ठीक है सर, अगर मुझे 10 लाख रुपए का रेंट पहले नहीं मिला था, आज मुझे 10 लाख रुपए का रेंट मिल गया, वो जो नहीं मिला था, तो गवर्नमेंट बोल रहा है जो साल में तुझे वो अनरियलाइज्ड रेंट मिल रहा है, वो साल में तुम लोग क्या करोगे, टैक्स करोगे, मतलब इनकम में दिखा दोगे। बट जब भी इनकम में दिखा दोगे, डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट 30% ऑफ द डिडक्शन, 30% प्लीज करना। और कभी भी याद रखना, कंप्यूटेशन में सबसे अलग से दिखाना है कि अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड माइनस 30%, दैट्स इट, इतना ही कंप्यूटेशन दिखेगा तुम्हारा। किसमें घुसेड़ मत देना, इसमें डालते इसमें, ऐसा नहीं, अलग से दिखाना। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर एकदम। ठीक है सर, इधर मुझे समझ में आ गया, अनरियलाइज्ड रेंट इधर आ गया। सर अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझा सकते हो क्या? 100% यस, मैं डिटेल में तुम लोगों को अरियर्स ऑफ रेंट समझाता हूँ। देखो अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है, प्लीज सब लोग देखना, बिकॉज बहुत बहुत सारे लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं होती अरियर्स होता क्या। देखो ये है जैन 25, फेब 25, मार्च 25, इसके बाद अप्रैल आया, अप्रैल 25, और आगे आगे के महीने। अभी हुआ क्या, मैंने लेट आउट किया था वो प्रॉपर्टी सिंस पास्ट ईयर्स, मतलब 2-3 साल से लेट आउट किया हुआ है। ऑन 1/4/2025 मैंने सोचा यार अभी तक मैं 5,000 रुपीज रेंट लेता हूं उससे, अरे बहुत कम है यार, बढ़ाना चाहिए, एंड आई शुड मेक इट 8,000। सो 1/4/25 को मैंने टेनेंट को फोन किया, सुन रहा है, कह रहा भैया मैं तेरा जो रेंट है ना वो 8,000 से कितना कर रहा हूँ, सॉरी 5,000 से कितना कर रहा हूँ, 8,000 रुपीज कर रहा हूँ। बट उसको बोलता है, अरे सुन रहे बाबा, तेरा जो 8,000 रुपीज कर रहा हूं ना, ये मैं आज से नहीं कर रहा हूं, मैं रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहा हूं, फ्रॉम जैन से लेके आगे। तो वो टेनेंट बोल रहे भाई मैंने तो 5,000 रुपीज पे कर दिया है, आप 8,000 मांग रहे थे, तभी तो आप 5,000 ही मांग रहे थे। मैंने बोला हाँ, अभी तुझे जैन का जो एक्स्ट्रा 3,000 है वो भी देना है, ये 3,000 भी देना है, ये 3,000 भी देना है। सो ये जो रेंट होता है ना, 3,000 3,000 3,000, उसको क्या बोला जाता है, अरियर्स ऑफ रेंट। तो ये कभी टैक्स होगा 9,000 रुपीज, वेन एवर आई विल रिसीव दिस 9,000 रुपीज, और वेन एवर आई विल रिसीव द रेंट दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट, सॉरी दैट इज अरियर्स ऑफ रेंट, जब भी मुझे मिलेगा वो साल में मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू रिड्यूस 30%, ये चीज प्लीज सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सेकंड लास्ट एक्चुअली, ये को ओन्ड प्रॉपर्टी एंड में करता हूं, सबसे पहले डीम्ड ओनरशिप खत्म करता हूं, सेक्शन नंबर 27 का। सेक्शन नंबर 27 में बोला है डीम्ड ओनरशिप, डीम्ड ओनर सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने मेरे स्पाउस को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे हाउस प्रॉपर्टी दे दिया, तो अभी जो रेंटल इनकम मिल रहा है मेरे हाउस नहीं, मेरे स्पाउस को मिल रहा है, बराबर है। तो स्पाउस के हाथ में टैक्स होना चाहिए, पर गवर्नमेंट बोल रहा है ऐसा नहीं होगा, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स होगा, एंड आई विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। पॉइंट नंबर 1, अगर मैंने वही हाउस प्रॉपर्टी मेरे माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सो इवन दो ही इज द ओनर, बट इट विल बी टैक्स्ड इन माय हैंड्स बिकॉज आई विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। और इसका एक एक्सेप्शन है, माइनर मैरिड डॉटर की केस में डीम्ड ओनर नहीं लगेगा। अभी ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए माइनर मैरिड डॉटर, पर ठीक है, ओके। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट मतलब क्या, देर आर 3 फ्लोर्स, 2 फ्लोर्स, 3 फ्लोर्स, चलो
ब्रदर 1, ब्रदर 2, हाँ 3 फ्लोर्स है और 2 ब्रदर्स है, ठीक है। ये टेरेस है, टेरेस। अभी ध्यान देना, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो है वो ब्रदर 1 संभालता है, सेकंड फ्लोर जो है वो ब्रदर 2 संभालता है। सो अगर उन्होंने रेंट पे दिया तो फर्स्ट फ्लोर का जो भी रेंट आएगा वो किसके हाथ में टैक्स होगा? 1। सेकंड फ्लोर का जो भी रेंट आएगा वो किसके हाथ में टैक्स होगा? ब्रदर 2 के हाथ में। सर पर टेरेस भी दिया था ना, तो टेरेस के प्रोपोर्शन का इनकम जो होगा वो किसके हाथ में टैक्स होगा? होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, मतलब द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ दिस टेरेस, इन सिंपल वर्ड्स द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ दिस टेरेस, उसके हाथ में क्या हो जाएगा? वो टैक्स हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है? एक इम्पार्टेबल एस्टेट है टेरेस जो है, राइट? ओके। नाउ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कभी भी याद रखना तुम लोग अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में रह रहे हो, then in that case you are not the owner of your house. you'll say अरे मेरे घर पे तो पार्टी, घर के बाहर तो पार्टी लगाया है मेरे नाम का। अरे हाँ तेरे घर पे पार्टी लगाया मैं मानता हूं, पर ओनर ऑफ ऑल द फ्लैट्स इज नॉट द actual persons. The owner of all the flats is actually a cooperative society and you are just a shareholder, राइट? तो अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने अगर रेंट पे देता हूं वो घर, तो क्या वो जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हो गया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में टैक्स होगा क्या? हर घर अगर रेंट पे गया तो सबका टैक्स क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना पड़ेगा? नहीं। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज गोइंग टू बी द डीम्ड ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, ठीक है। ओके। पर्सन इन पोजेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कौन सा भी ट्रांजैक्शन हुआ है सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का जिसमें पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है, पूरा अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो भी अगर मैक्सिमम चीजें अगर हुई होगी और सिर्फ साइनिंग या कुछ अगर बेसिक चीजें बाकी होंगी पूरा नाम ट्रांसफर करने के लिए, देन इन दैट केस इवन दो इट इज नॉट डन, बट स्टिल हम लोग मान लेंगे कि वो हो गया है, तुम्हारा ही वो हाउस प्रॉपर्टी है। तूने पैसा दे दिया, मैं चाबी दे दी, जस्ट एक साइन बाकी है, देन इन दैट केस समझ लेना कि यू विल बी कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, पर जस्ट बता रहा हूं कि क्या है ये, ठीक है। पर्सन हैविंग राइट इन द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ लीज फॉर 12 ईयर्स और मोर। फॉर एग्जाम्पल, देर इज वन पर्सन हियर, ये पर्सन ने लीज पे दिया हाउस टू दिस पर्सन फॉर 13 ईयर्स। अभी ये जो बी है ना, बी थोड़ी ओनर है, बट बी ओनर माना जाएगा बिकॉज उसको लीज पे मिला है फॉर मोर देन 12 ईयर्स, राइट? अगर उसने आगे अगर लेट आउट किया प्रॉपर्टी सी को, और सी ने अगर कुछ पैसा पे किया, तो बी के हाथ में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स हो जाएगा, बिकॉज बी विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। ठीक है, ये एक बार पढ़ के रखने का, इतना कुछ ही नहीं, बट इंपॉर्टेंट मतलब मुझे लगता है पहले दो चीजें लगती है इंपॉर्टेंट, मतलब जो पूछा है क्लबिंग ऑफ इनकम में उसका इंटरकनेक्शन होता है। और हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज को ओन्ड प्रॉपर्टी। सर को ओन्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? सब लोग इधर देखो, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और प्रैक्टिकली तुम लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच तुम लोगों को बोलता हूं। देखो, एक घर है और ये जो घर है वो दो लोगों का है, मतलब एक दो भाई है, चिंटू और बिंटू, ठीक है। अभी ये घर लेने के लिए उन्होंने लोन लिया है और वो लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। द क्वेश्चन एक ही है भाई, कि इंटरेस्ट का डिडक्शन चिंटू बिंटू को मिलेगा क्या, राइट? अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा तो चिंटू बिंटू दोनों को इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो सर कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है? 5 लाख का इंटरेस्ट पे हो रहा है। तो 2.5 चिंटू दे रहा है एंड 2.5 बिंटू दे रहा है, तो सर 2 लाख तक ही मिलता है ना? नहीं। सो इफ इट इज अ को ओन्ड प्रॉपर्टी, याद रखना, इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, चिंटू एंड बिंटू दोनों को 2-2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, दोनों को 2-2 लाख। सो इट कैन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लोन। अगर परचेस एंड कंस्ट्रक्शन के लिए तो 2 लाख होगा, अगर बाकी होगा तो 30,000 होगा, एज द केस में। ठीक है ना? ओके। अभी एक चीज हो गया, लेट आउट प्रॉपर्टी का। लेट आउट क्या क्या है? मेक ओनली वन कंप्यूटेशन, प्लीज, सॉरी एसओपी कर रहे हैं ना। एसओपी के केस में क्या होगा? यू हैव टू मेक 2 सेपरेट कंप्यूटेशन। याद रखना, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बोल रहा हूं मैं, 2 अलग-अलग कंप्यूटेशन करना है, चिंटू का अलग कंप्यूटेशन, बिंटू का अलग कंप्यूटेशन। सो 2 सेपरेट कंप्यूटेशन। Number two, limit of 2,30,000 is available to co-owner, both the co-owners independently, right? And it is always benefit, ठीक है, ये तो टैक्स प्लानिंग का पॉइंट है। It is always beneficial to buy a new house property which is self occupied on loan jointly so that दोनों को बेनिफिट मिले लिमिट्स का, ठीक है। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? 2 अलग-अलग कंप्यूटेशंस करने हैं और लिमिट जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। Sir, what if it is a let out property? If it is a let out property, then in that case, make only one computation. Make only one computation. There is no limit on the interest anyways, LOP के केस में,
बराबर है, मेक ओनली वन कंप्यूटेशन, गेट द फाइनल आंसर ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी आंसर आएगा इसको तुम लोग क्या करोगे, 50-50 में बाइफरकेट कर लोगे। ये चीज याद रखना, इफ इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, मेक ओनली वन कंप्यूटेशन, गेट द फाइनल आंसर, बाइफरकेट इनटू टू इन द प्रोपोर्शन। राइट, एकदम परफेक्ट है, एंड दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फटाफट मैं तुम लोगों को 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करके देता हूं, क्या होता है देखो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 3 कंडीशंस थे। सबसे पहले, देयर हैज टू बी अ हाउस प्रॉपर्टी, यू शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड यू शुड नॉट बी यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस। अगर फॉरेन प्रॉपर्टी होगा तो आरओआर होगा तो ऑलवेज टैक्सेबल, आरएनओआर एंड एनआर होगा तो इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया देन ओनली इट इज टैक्सेबल। कॉम्पोजिट लेटिंग में अगर 2 लेटिंग्स आर सेपरेबल देन सेपरेट सेपरेट टैक्स करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का जो भी प्रोपोर्शन होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, बाकी अम्यूनिटीज का पीजीबीपी और आईएफओएस एज द केस में बी। बट 2 लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, ओनली आईएफ और पीजीबीपी एज द केस में बी। सिचुएशंस के अंदर हम लोग ने 7 सिचुएशन देखे। सबसे पहला सिचुएशन सब लोग इधर देखेंगे, सब लोग इधर देखेंगे। 7 सिचुएशन, सबसे पहला सिचुएशन 12 के 12 महीने के लिए मैंने लेट आउट किया। दूसरा सिचुएशन 9 मंथ के लिए आई हैव लेट आउट एंड 3 मंथ्स के लिए इट इज वेकेंट। थर्ड सिचुएशन देखा, इट इज एसओपी वेर एनएवी इज इक्वल टू 0। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन इज 9 मंथ के लिए आई हैव लेट आउट एंड 3 मंथ्स के लिए इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। सीधा का सीधा प्लेन वनीला केस, एक्चुअल रेंट विल बी फॉर 9 मंथ्स और 10 मंथ्स एज द केस में बी, और एक्सपेक्टेड रेंट विच इज फॉर 12 मंथ्स, विच एवर इज हायर, खत्म। फिफ्थ पॉइंट इज इक्वल टू सेल सॉरी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट, 6 पॉइंट इज स्टॉक इन ट्रेड के केस में क्या होगा। एंड अगर मैं 7th पॉइंट के बारे में बात किया तो 7th पॉइंट था अगर एक ही प्रॉपर्टी थोड़ा सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड थोड़ा लेट आउट है, सॉरी हाँ, थोड़ा सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड थोड़ा लेट आउट है, प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट 50-50, इन दैट केस टू मेक 2 सेपरेट कंप्यूटेशन। म्यूनिसिपल टैक्स की बात किया जो हमेशा पेमेंट बेसिस पे अलग होगा, कभी भी आगे के सालों का मुझे एडवांस में पेमेंट किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पिछले सालों का आज पेमेंट किया तो डिडक्शन मिल जाएगा। अभी मैंने पे करना चाहिए तो ही मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शंस में 2 थे, 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। परफेक्ट है। एलओपी के केस में नो रिस्ट्रिक्शन, एसओपी के केस में लोन कभी लिया वो देखो, प्रायर टू 1499 होगा लिमिट इज 30,000, ऑन और आफ्टर 1499 होगा, परचेस एंड कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होगा तो 2 लाख, और रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो 30,000 रुपीज। एब्सोल्युटली राइट सर। उसके बाद हम लोग ने देखा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री कंस्ट्रक्शन हमेशा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, और अगर पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा तो मुझे एक्चुअल मतलब जो भी वो साल में होगा वैसे मिल जाएगा। इसमें एक चीज मैंने डिस्कस नहीं किया, अगर वो म्यूनिसिपल टैक्स होगा वो म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअल बेसिस पे मिलता है, और अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का बात किया, इंटरेस्ट ऑन लोन का बात किया तो वो अक्रूवल बेसिस पे अलाउ हो जाएगा, अक्रूवल बेसिस पे मिल जाता है। इंटरेस्ट हमेशा अक्रूवल बेसिस पे मुझे मिल जाता है, पेमेंट कर या पेमेंट मत कर। और एक छोटा पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, सेकंड लोन टेकन टू रीपे द अर्लियर लोन। मैंने फर्स्ट लोन लिया था कोटक महिंद्रा बैंक से, बराबर, ये फर्स्ट लोन था, और वो लोन रीपे करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से मैं गया एचडीएफसी बैंक के पास, और एचडीएफसी बैंक से मैंने सेकंड लोन लिया। कहने से मुझे इसको भी इंटरेस्ट पे करना है और इसको भी इंटरेस्ट पे करना है। द क्वेश्चन कम्स कि ये जो इंटरेस्ट में एचडीएफसी बैंक को पे कर रहा हूं उसका क्या होगा, एंड कोटक को पे कर रहा हूं उसका क्या होगा। आराम से सुनना, कोटक का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो फर्स्ट है, तो वो तो एनीवेज अक्रूवल बेसिस पे अलाउ होता है, वो पेमेंट कर या पेमेंट मत कर दैट डज नॉट मैटर। बट मैंने अगर एचडीएफसी बैंक का बात किया तो ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि ये लोन मैंने क्यों लिया है। अगर मैंने लोन लिया है टू रीपे द अर्लियर लोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट, देन इन दैट केस ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। बट मैंने दूसरा लोन लिया है टू रीपे द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट लोन, तो मुझे सेकंड लोन के ये इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैंने ये दूसरा लोन लिया है टू रीपे द म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो ये इंटरेस्ट का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये चीज मैंने डिस्कस नहीं की थी। अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे, 4 कंडीशन सेटिस्फाई किए तो रूल नंबर 4 के अंदर देखा था। इन एडिशनल डिडक्शन देख लिया हम लोग ने, टीडीएस काटना चाहिए, डिपॉजिट करना चाहिए। अरियर्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज रेंट जब भी रिसीव होगा तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तभी टैक्स कंप्यूट करते वक्त 30% डिडक्शन ले लेना। उसके बाद डीम्ड ओनरशिप का पॉइंट देख लिया था, और को ओन्ड प्रॉपर्टी का बता दिया था। को ओन्ड प्रॉपर्टी में लेट आउट होगा, मेक वन कंप्यूटेशन, फाइनल आंसर को बाइफरकेट करना। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मेक 2 सेपरेट कंप्यूटेशंस, और लिमिट जो है 2 lakhs और 30,000, दैट लिमिट विल बी एप्लीकेबल इंडिपेंडेंटली। एंड दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट?
तुम लोगों का पूरा हाउस प्रॉपर्टी मैंने 47 मिनट्स के अंदर कवर किया अलोंग विद मल्टीपल रिविजन्स। तो आई होप दैट आज का सेशन लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा बताओ यार। अच्छा खासा रिवाइज हुआ बराबर। तो ये 40-45 मिनट्स के अंदर हम लोग कल भी मिलेंगे और 40-45 मिनट्स के अंदर हम लोग मतलब आगे का तुम लोगों के पास शेड्यूल तो ऑलरेडी है, तो अच्छा खासा हम लोग रिवाइज करेंगे। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट तुम लोगों का कम टाइम में ज्यादा कवरेज हो। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मुझे काफी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ये आपके लिए लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट। ओके। तो अभी तुम लोगों को अगर इसका पॉकेट बुक चाहिए होगा तो उसका ई बुक तुम लोगों को मिल जाएगा, या हार्ड कॉपी जो तुम लोग करना है वो कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम एकदम चकाचक। ग्रेट। चलो हम लोग अभी जब आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। अभी पढ़ाई आप कर सकते हो, दूसरा पढ़ाई दूसरे सब्जेक्ट्स का पढ़ाई अभी कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। टुमारो अगेन 10 p.m. फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बाय बाय, टेक केयर।